चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम जी नीट का लेक्चर 4। यहाँ पे हम कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन, फ्री फॉलिंग और स्टॉपिंग डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए, ये वीडियो देखने से पहले आपने जी नीट का लेक्चर 4 देखा होना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे हमने कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन, फ्री फॉलिंग और स्टॉपिंग डिस्टेंस के इक्वेशंस के बारे में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए, फिर यहाँ पे आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अ ब्लॉक इज स्लाइडिंग ऑन ए इंक्लाइंड फ्रिक्शनलेस सरफेस फ्रॉम हाइट h. The surface is having angle theta with the horizontal. Find the final velocity of the block at the bottom and also find the time taken by the block to reach the bottom. Here v0 is 0. That means initial velocity is 0. यानी कि एक ब्लॉक इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर स्लिप कर रहा है। इंक्लाइंड यानी कि झुकी हुई ढलान वाली सरफेस के ऊपर स्लिप कर रहा है। ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है और उसकी हाइट h है। उस सरफेस की जो हाइट है वो h है और सरफेस का जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ वो आपको थीटा दिया हुआ है। तो आपको ये फाइंड करना है कि जब ब्लॉक बॉटम पे पहुंचेगा तब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, और दूसरा, जब ब्लॉक बॉटम पे पहुंचेगा तब तक वो कितना टाइम लेगा। ठीक है, अब इसके लिए यहाँ पे ये जो फिगर है ये देखिए। देखिए, ये हो गई फ्रिक्शनलेस सरफेस और ये हो गई इसकी हाइट, आप देख रहे हो h, और इसका एंगल यहाँ पे दिया हुआ है थीटा, और ये हो गया हमारा ब्लॉक। और ये ब्लॉक इस सरफेस के ऊपर ऐसे स्लाइड कर रहा है, ऊपर से लेके ऐसे स्लाइड कर रहा है। फ्रिक्शनलेस सरफेस है, याद रखना। अब यहाँ पे आपको एक नई चीज समझनी पड़ेगी पहले, फिर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे ये मैंने ऑब्जेक्ट दिखा है और ये इसका सेंटर ऑफ मास है। अब इस सेंटर ऑफ मास के ऊपर नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, बट ऑब्वियसली बात है ऐसे नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, तो फिर इसी डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी होगा। इसलिए मैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब देखिए कि अभी ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है वो इस रेक्टेंगल का हाइपोटेनियस है। ठीक है, इस रेक्टेंगल का ये हाइपोटेनियस है। अब एक बात समझिए, अगर ये एंगल यहाँ पे थीटा होता है तो फिर ये जो एंगल है ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। समझिएगा इसको। देखिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ऐसे ऐसे है, तो अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी कि ये जो एंगल है 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो फिर ये जो बचा वो हो जाएगा एंगल थीटा। तो मैं लिख देता हूं वहां पे एंगल इसको थीटा। ठीक है, आप आराम से ये ज्योमेट्री से प्रूव कर सकते हो। तो ये हो गया एंगल थीटा। अब यहां पे एक नई चीज समझाता हूं आपको। अगर ये g है तो ये इसका एक कंपोनेंट होगा और ये इसका दूसरा कंपोनेंट होगा। देखिए, g एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आप इसके दो कंपोनेंट्स ले सकते हो। एक कंपोनेंट ऐसे आएगा जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये सरफेस उसके परपेंडिकुलर है, और एक कंपोनेंट ये आएगा जो कि सरफेस के पैरेलल है। ये कंपोनेंट यानी क्या, ये बात अभी आगे के लेसन में डिटेल में आएगी, लेकिन अभी आप इतना समझ लो कि अगर ये g का वेक्टर है तो ये कंपोनेंट जो है सरफेस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट वो हो जाएगा g cos थीटा, और ये कंपोनेंट जो है जो कि सरफेस के पैरेलल है वो हो जाएगा g sin थीटा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, ये हो जाएगा g cos थीटा और ये हो जाएगा g sin थीटा। देखिए, वैसे बहुत मुश्किल नहीं, आप आराम से समझ सकते हो इसको।
देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। और ये क्या है, उसका हाइपोटेनियस, जिसकी वैल्यू कितनी है, जी जितनी। और ये कौन सी साइड हो गई, एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड यानी कि क्या होगा इक्वेशन, हाइपोटेनियस इंटू कॉस थीटा। एडजेसेंट साइड इजकल टू हाइपोटेनियस इंटू कॉस थीटा। तो हाइपोटेनियस क्या है, जी, और ये कॉस थीटा। तो एडजेसेंट साइड इजकल टू जी कॉस थीटा हो गया। इसी तरह से अब देखिए कि ये जो साइड है, ये कौन सी साइड होगी, थीटा की अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड यानी कि हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा। तो ये साइड कितनी हो जाएगी, जी साइन थीटा। अगर ये जी साइन थीटा है तो ये भी कितना हो गया, जी साइन थीटा। इसलिए इसको जी साइन थीटा कहते हैं, इसको जी कॉस थीटा कहते हैं, ठीक है। आप इसको आराम से ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर यहाँ पे एंगल थीटा है तो उसके एडजेसेंट जो कंपोनेंट आएगा वो जी कॉस थीटा होगा, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो जी साइन थीटा होगा। बाई चांस अगर ऐसा होता कि भाई यहाँ पे एंगल थीटा मिल रहा होता आपको, यहाँ तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ पे एंगल थीटा मिल रहा होता तो ये कंपोनेंट हो जाता जी कॉस थीटा और ये कंपोनेंट बन जाता जी साइन थीटा। इतना अभी आप याद रख लो। अब दूसरी बात, मैं क्यों ये कंपोनेंट फाइंड कर रहा हूं, वो इसलिए कि अब इस ब्लॉक को सरफेस पे स्लाइड करवाने वाला जो एक्सेलेरेशन है वो जी नहीं है, समझिए आप। जी तो नीचे की ओर लगता है, अगर ऑब्जेक्ट नीचे की ओर जा रहा होता तो मैं कहता कि उसका एक्सेलेरेशन जी है, लेकिन ये स्लाइड हो रहा है इस तरफ, तो इस तरफ जी का कंपोनेंट जी साइन थीटा है। इसका मतलब ये होगा कि इस ब्लॉक का जो एक्सेलेरेशन है वो जी नहीं होगा लेकिन जी साइन थीटा होगा। इसलिए सबसे पहली बात मैं यहां पे लिख लेता हूं, हियर ए इजकल टू कितना लेंगे हम, जी साइन थीटा, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन आपको मिल गया जी साइन थीटा। पूरा कांस्टेंट एक्सेलेरेटेड मोशन का ही केस है, नो डाउट, लेकिन एक्सेलेरेशन इसमें जी जितना कांस्टेंट नहीं है, जी साइन थीटा जितना कांस्टेंट है। तो ये याद रखना है आपको कि कभी भी अगर ऐसा कोई स्लांट वाला केस आता है, कोई सरफेस जो कि इंक्लाइंड है, ऐसा केस आता है, और अगर यहाँ पे आपको एंगल थीटा दिया है तो ये कंपोनेंट हमेशा ले लेना है जी साइन थीटा, यानी कि जो कुछ भी वो स्लाइड करेगा उसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, जी साइन थीटा होगा। अब दूसरी बात, ये डिस्प्लेसमेंट इतना है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है। मैं जरा इसको एक यहाँ पे नाम देना चाहूँगा। मैं नाम दे देता हूँ इस ट्राइंगल को ए बी सी ट्राइंगल। अब एक बात समझिए आप, यहाँ पे ये ब्लॉक जो स्लाइड कर रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, सी ए जितना है कि नहीं। ये सी ए जितना स्लाइड करेगा ना तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, सी ए जितना। और ये जो सी बी है वो आपको दिया है एच, और यहाँ पे है एंगल थीटा, ठीक है। तो आप अगर इसमें साइन थीटा का इक्वेशन लगा दें तो आपको क्या मिलेगा, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ऑल्सो साइन थीटा इजकल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड क्या है यहाँ पे, सी बी, अपॉन हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे, सी ए। तो इसमें से मुझे सी ए मिल जाएगा, ये सी ए इजकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी बी अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो ये सी बी अपॉन साइन थीटा, ये सी ए हो गया। लेकिन मैं ये सी ए क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये ब्लॉक जो है उसका डिस्प्लेसमेंट है सी ए। मैं इसको सी ए की जगह पे एक और नाम दे सकता हूँ, लाइक मैं इसको कह देता हूँ डिस्प्लेसमेंट एस, ठीक है। ये जो पूरा डिस्प्लेसमेंट है सी ए वो कितना है, एस जितना, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है एस जितना। तो मैं यहाँ पे अभी लिख सकता हूँ सी ए की जगह पे डिस्प्लेसमेंट एस इजकल टू, अब देखिए सी बी यानी क्या है, एच, तो वहाँ पे मैं लिख देता हूँ एच
और h अपॉन आ जाएगा साइन थीटा। तो इस तरह से आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिल रहा है h अपॉन साइन थीटा, जिसको हम इक्वेशन में लेंगे। तो देखिए दो चीज़ें यहाँ पे बदल रही है, एक तो एक्सलेशन a इजकल टू जी साइन थीटा लेना है आपको, और डिस्प्लेसमेंट s इजकल टू h अपॉन साइन थीटा लेना है आपको। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में लेके अब हम कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का इक्वेशन जो है वो लगा सकेंगे और सॉल्यूशन फाइंड कर सकेंगे। तो अब वो हम करते हैं। चलिए मैं थोड़ी सी यहाँ पे जगह बना लेता हूँ। चलिए अब हमें सबसे पहला क्या फाइंड करना है? सबसे पहले हमें फाइंड करना है इसकी फाइनल वेलोसिटी। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन वाला ये इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस वी ज़ीरो स्क्वायर इजकल टू 2as ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट के लिए s ले रहा हूँ। अब इसमें से मुझे v फाइंड करना है, तो ये v स्क्वायर माइनस वी ज़ीरो आपको पता है कि ज़ीरो दे दिया है आपको, इजकल टू 2a। अब a की जगह पे हमें क्या लेना है? हमें लेना है यहाँ पे g साइन थीटा, ठीक है। और s की जगह पे क्या लेना है हमें? वो लेना है हमें h अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो अब इसमें से आप लिख सकते हो कि v स्क्वायर क्या हो जाएगा? v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2gh, यानी कि v इजकल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। तो ये मिल गई हमें फाइनल वेलोसिटी, यानी कि ब्लॉक जब नीचे पहुंचेगा तब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी v इजकल टू अंडर रूट 2gh। ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब हमें दूसरा आंसर फाइंड करना है कि इस ब्लॉक को नीचे पहुंचने में टाइम कितना लगेगा। तो इसके लिए हम कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का इक्वेशन यूज़ करेंगे, लेकिन कौन सा यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे s इजकल टू वी ज़ीरो टी प्लस 1/2 स्क्वायर, ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। अब इसमें s यानी डिस्प्लेसमेंट, वो हम क्या लिख पाएंगे? हम लिख पाएंगे h अपॉन साइन थीटा। ऑलरेडी हमने इसको टिक किया हुआ है। v0 कितना है? 0 प्लस 1/2 a यानी एक्सलेशन, तो एक्सलेशन कितना लेना है हमें? हमें लेना है g साइन थीटा, ठीक है, और फिर टी स्क्वायर। अब इसमें से दरअसल हमें t का इक्वेशन बनाना है। पहले मैं इसमें से टी स्क्वायर का इक्वेशन ले लेता हूं। तो टी स्क्वायर क्या मिल जाएगा? देखिए ये हो जाएगा 2h अपॉन जी साइन स्क्वायर थीटा, 2h अपॉन जी साइन स्क्वायर थीटा। तो फिर अब आप लिख सकते हो कि इसमें से t क्या हो जाएगा? t हो जाएगा इस पूरे टर्म का रूट, यानी कि 2h अपॉन जी साइन स्क्वायर थीटा और इस पूरे टर्म का अंडर रूट। तो ये हो गया ब्लॉक को नीचे पहुंचने में लगने वाला टोटल टाइम, t इजकल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी साइन स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ जगलर is playing with balls. When one ball reaches the maximum height, he throws next ball in air. If he is throwing n balls in 1 second, find the maximum height of balls. आपने जगलर देखा होगा, जगलर जो वो दोनों हाथ से कई सारे बॉल्स को उछालता है, तो उसके बारे में ये क्वेश्चन है। एक जगलर ऐसे बॉल से खेल रहा है और वो एक बॉल जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाती है तब दूसरा बॉल नीचे से ऊपर की ओर थ्रो करता है।
ऐसे ही जब वो दूसरा बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाती है तब वो तीसरा बॉल नीचे से ऊपर की ओर फेंकता है। अगर 1 सेकंड में ऐसे n बॉल्स वो थ्रो कर रहा है तो आपको ये फाइंड करना है कि उस बॉल की मैक्सिमम हाइट क्या रहेगी। सभी बॉल एक ही मैक्सिमम हाइट अचीव करेंगे तो इन बॉल्स की मैक्सिमम हाइट क्या रहेगी ये आपको फाइंड करना है। मैं इसकी फिगर पहले आपको दिखा देता हूं। देखिए ये है इसकी फिगर। यहाँ पे ये बॉल ऐसे ऊपर जाता है तो ये होगी इसकी मैक्सिमम हाइट और फिर ये बॉल ऐसे नीचे आता है। तब तक इसने दूसरा बॉल ऑलरेडी थ्रो कर दिया है तो दूसरा बॉल यहाँ पे आ जाएगा और पहला बॉल यहाँ पे आ जाएगा और ये है तीसरा बॉल जो कि वो ऊपर फेंकने की तैयारी में है। अब यहाँ पे कहा है कि जगलर 1 सेकंड में n बॉल्स थ्रो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि हर एक दो बॉल के बीच में जो टाइम लग रहा है वो 1/n सेकंड होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइम बिटवीन every 2 consecutive balls will be, let us say t, then t will be equal to 1/n second। तो ये t हो गया 1/n सेकंड। इसका मतलब इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा वो भी t है और इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा वो भी t ही होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसमें टाइम लगेगा t और इसको भी टाइम लगेगा t। और याद रहे कि हमारी जो हाइट हमें फाइंड करनी है h मैक्सिमम, वो हाइट ये है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये है हाइट h मैक्सिमम। अब देखिए ये बॉल की जो मोशन हो रही है ऐसे, ये कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन है, रादर ये कांस्टेंट डी एक्सेलरेटेड मोशन है क्योंकि ये ग्रेविटी की प्रेजेंस में हो रही है। तो जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। अब ये मान लेते कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो v0 है तो v0 वेलोसिटी से इसको थ्रो किया और यहाँ पे पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो मैं यहाँ पे ये मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है इसकी v0, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है v0 और यहाँ पे पहुंचने के बाद वेलोसिटी हो जाती है इसकी 0। और वैसे हम कह सकते कि यहाँ पे जब ये नीचे आ रहा है तब इसकी वेलोसिटी v0 जितनी होगी लेकिन माइनस दिखा सकते हैं हम बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन है। एनीवेज हमें तो इसका जो ये फर्स्ट हाफ पार्ट है वही यूज करना है। देखिए यहाँ पे वेलोसिटी इसकी है v0 और यहाँ पे है 0 तो मैं इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का इक्वेशन यूज करूंगा और वो इक्वेशन है y इजकल टू vt माइनस 1/8 स्क्वायर। याद रहे यहाँ पे v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है और हमारी इस पहली मोशन के लिए यहाँ से यहाँ तक के लिए v फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। और ये जो y है y के तौर पे हम क्या ले सकते हैं h मैक्सिमम। तो अब हम इक्वेशन लिख सकते हैं ऐसे h मैक्सिमम इजकल टू 0, v फाइनल वेलोसिटी 0 इसलिए 0 माइनस 1/2, a की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस जी आ जाएगा और t की जगह पे क्या आ जाएगा 1/n, तो 1/n स्क्वायर। फाइनली अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे h मैक्स का इक्वेशन h मैक्स इज इक्वल टू g/2n स्क्वायर। ये हो गया
एच मैक्स का इक्वेशन, यानी कि हर एक बॉल एच मैक्स इजकल टू जी अपॉन 2n² जितनी मैक्सिमम हाइट अक्वायर करेगा। यहाँ पे एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमने इन बॉल्स की मोशन को ऐसे पैराबोलिक शेप में बताया कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड है और यहाँ पे जैसे कि राइट हैंड है, तो आप लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में बॉल को ऐसे डाल रहे हो, ठीक है। लेकिन इन प्रैक्टिस आपको बॉल को ऑलमोस्ट वर्टिकल अपवर्ड जाने देना है और ऑलमोस्ट वर्टिकल डाउनवर्ड आने देना है, तभी ये इक्वेशन सही होगा, क्योंकि आपने y का इक्वेशन लिया है और इसमें जो वेलोसिटी है वो भी y डायरेक्शन में आपने ली है और एक्सेलेरेशन तो y डायरेक्शन में ही होगा। ये जो हम g लिख रहे हैं वो y डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन है, इसलिए इस फिगर में मोशन को ऐसे पैराबोलिक बताया है वो शो करने के लिए, ताकि इसमें बीच में जगह रहे तो आप ये t वगैरह बता सको, h मैक्सिमम बता सको, इसलिए इस तरह से ड्रॉ किया है। बट दरअसल आपको सोचना ये है कि ये ऑलमोस्ट y डायरेक्शन में ही बॉल ऊपर गया, मैक्सिमम हाइट एक्वायर की और वापस नीचे आ गया, तभी हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं। हम नेक्स्ट चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि अगर दरअसल मोशन पैराबोलिक ही हो रही है तो उसको दरअसल प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं और प्रोजेक्टाइल मोशन के इक्वेशंस डिफरेंट हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। A ball is allowed to fall freely from very height. Find the distance traveled by the ball in first, second and third seconds. Also find the distance traveled in 1 second, 2 second and 3 second. Take j is equal to 10 meter per second square and ignore any air resistance. यानी कि एक बॉल को बहुत ही हाइट पे से फ्री फॉलिंग कराया गया है, छोड़ दिया गया है, तो आपको उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो फाइंड करना है। फर्स्ट सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, सेकंड सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया और थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो फाइंड करना है। और साथ ही 1 सेकंड में जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 2 सेकंड में जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है और 3 सेकंड में जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो फाइंड करना है। यहाँ पे इन दोनों लाइन के बीच का फर्क आप अच्छे से समझ लो। ये कहा है कि फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड का डिस्टेंस, यानी ये nth सेकंड का डिस्टेंस हो गया, और ये है इन 1 सेकंड, इन 2 सेकंड, इन 3 सेकंड। यहां पे ये n सेकंड में टोटल डिस्टेंस की बात की है। ये दोनों में फर्क आप समझ गए ना। ये nth सेकंड का डिस्टेंस मांगा है और ये जो मांगा है वो n सेकंड में डिस्टेंस मांगा है। nth सेकंड का डिस्टेंस और ये है वो n सेकंड में डिस्टेंस। इन दोनों के इक्वेशन हमने ऑलरेडी आगे देखे हुए हैं, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे nth सेकंड में डिस्टेंस, डिस्टेंस इन nth सेकंड। ये याद रहे मैंने यहाँ पे nth सेकंड ऐसे लिखा है और इसका इक्वेशन है dn इज इक्वल टू v0 प्लस a बाई 2n माइनस 1। देखिए बच्चों, एक बात बता दूं आपको कि आप इन इक्वेशंस में ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के जो सिंबल्स हैं उसके बारे में ज़्यादा वरी मत किया करो। कभी आपको ये dn ऐसे लिखा मिलेगा, कभी sn मिलेगा, कभी xn मिलेगा, कभी yn मिलेगा, डिपेंड्स। और ऐसे ही ये इनिशियल वेलोसिटी के लिए कभी आपको v0 मिलेगा, कभी u मिलेगा, इट डजंट मैटर। अलग अलग बुक्स में अलग अलग सिंबल्स आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब सबसे पहले हम फर्स्ट सेकंड के लिए इक्वेशन लेते हैं। फॉर फर्स्ट सेकंड, इसको मैं नाम दे देता हूं d1 करके। तो देखिए ये फ्री फॉलिंग है तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही होगी हमेशा, ठीक है। प्लस ये एक्सेलेरेशन हो जाएगा g जितना, तो ये हो जाता है g/2। फ्री फॉलिंग है ना तो एक्सेलेरेशन g जितना ही होगा। और यहाँ पे आपको लेना है 2n, बट n कितना है 1, तो ये हो जाता है 2
-1। अब आपको दे दिया है कि g की वैल्यू 10 ले लो, तो आप g की वैल्यू 10 ले लोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 मीटर। तो फर्स्ट सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो है 5 मीटर। अब लेते हैं हम सेकंड के लिए, इसको मैं नाम दे देता हूं d2 करके। इनिशियल वेलोसिटी 0, यहां भी g/2 ही लेना है हमें, g/2, और फिर 2n, n कितना है 2, 2 × 2 4 -1। ठीक है, अब g की वैल्यू आप 10 ले लोगे तो ये 10/2 5 × 3 15 मीटर आ जाएगा। देखा आपने, सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो सीधा 15 मीटर हो रहा है। फॉर थर्ड सेकंड, अब ये देखते हैं, यहां पे मैं नाम दे देता हूं d3 करके। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सलेशन a की जगह पे g/2, और यहाँ पे 2n, लेकिन n कितना है 3, 3 × 2 6 -1। अब g की वैल्यू 10 डाल दे इसमें तो ये हो जाएगा 25 मीटर। देखिए फ्री फॉलिंग का कमाल देखिए आप, ये हर एक डिस्टेंस दरअसल एक एक सेकंड का ही डिस्टेंस है। ये पहली 1 सेकंड का है, ये दूसरी 1 सेकंड का है, और ये तीसरी 1 सेकंड का है। पहली 1 सेकंड में सिर्फ 5 मीटर डिस्टेंस था, दूसरी 1 सेकंड में 15 मीटर डिस्टेंस कवर किया, और तीसरी 1 सेकंड में तो 25 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, क्योंकि वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है। चलिए अब हम लेंगे टोटल 1 सेकंड, टोटल 2 सेकंड और टोटल 3 सेकंड में जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है वो। तो इसके लिए हम लिखेंगे डिस्टेंस इन n सेकंड इज, इसका इक्वेशन क्या होगा, मैं इसको d डैश ऐसा नाम देता हूं, d डैश इज इक्वल टू v0n प्लस 1/2 an²। ये आप समझे कौन सा इक्वेशन है, d इज इक्वल टू v0t प्लस 1/2 at²। यहां पे t की जगह पे हमने n ले लिया है, तो ये n सेकंड में जो टोटल डिस्टेंस है वो आपको मिल जाएगा। तो अब हम इसमें ले लेते हैं डिस्टेंस इन 1 सेकंड, इसको मैं d1 डैश ऐसा नाम दे रहा हूं। तो देखिए v0 तो 0 ही है, तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, प्लस 1/2 a की जगह पे क्या लेना है आपको g, और n यानी कि 1², g भी आपको क्या लेना है 10 लेना है ना, तो ये हो जाएगा 5 मीटर। तो पहली सेकंड में टोटल डिस्टेंस 5 मीटर। देन इन 2 सेकंड, यानी कि 2 सेकंड में टोटल डिस्टेंस, इसको नाम दे देते हैं d2 डैश करके। इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 1/2 a की जगह पे आ जाएगा g, और n की जगह पे आपको 2 लेना है, 2²। g की वैल्यू आप 10 डालोगे तो ये हो जाएगा 20 मीटर। और अब 3 सेकंड में टोटल डिस्टेंस हमें लेना है, जिसको हम नाम दे देते हैं d3 डैश करके। इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 1/2 a की जगह पे आपको g लेना है, और n की जगह पे 3²। g की वैल्यू आप 10 डालोगे और ये 9 × 5 यानी कि 45 मीटर हो जाएगा। तो ये जो आपको मिला है वो पहली सेकंड के अंत में डिस्टेंस, ये दूसरी सेकंड के अंत में डिस्टेंस, और ये तीसरी सेकंड के अंत में डिस्टेंस है। अब जरा यहां भी देखिए, ये जो डिस्टेंस है वो पहली सेकंड के अंत में हुआ ना, पहली सेकंड का डिस्टेंस यानी कि पहली सेकंड के अंत में डिस्टेंस हुआ, वो 5 मीटर है, यहां भी 5 मीटर है। फिर ये दूसरी सेकंड में डिस्टेंस है, तो दूसरी सेकंड में डिस्टेंस और पहली सेकंड में डिस्टेंस दोनों को ऐड कर दो तो 2 सेकंड का टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 20, तो ये आ रहा है 20। फिर ये तीसरी सेकंड का डिस्टेंस है, तो पहली दूसरी तीसरी तीनों सेकंड का डिस्टेंस आप ऐड कर दो तो आपको 3 सेकंड के बाद का जो डिस्टेंस है वो मिल जाएगा, तो ये होगा 45, तो आपको यहां पे मिल रहा है 45। सही है ना।
देखिए इन दोनों इक्वेशन पे से ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन पे से अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि इस इक्वेशन का यूज करके आपको पूछ ले कि भाई थर्ड सेकंड और फिफ्थ सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसका रेशियो ले लो, तो आपको इसी तरह से D3 और D5 का रेशियो लेना पड़ेगा। या फिर आपको ऐसे पूछा जाए कि भाई थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो और 3 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसका रेशियो ले लो, तो आपको D3 और D3 डैश का रेशियो लेना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस इसमें हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स accelerated motion with initial velocity 1.5 meter per second in x direction. It travels 9 meter in third second. Find the distance traveled in 10 seconds. देखिए आपको ये बताएं कि एक ऑब्जेक्ट एक्सेलेरेटेड मोशन शुरू करता है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकंड है और ये मोशन एक्स डायरेक्शन में है। तो थर्ड सेकंड में वो 9 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ध्यान से देखिए कि थर्ड सेकंड में 9 मीटर का डिस्टेंस लिखा हुआ है। तो आपको ये फाइंड करना है कि 10 सेकंड्स में, यानी कि टोटल 10 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। देखिए दरअसल यहां पे आपको पहले nth सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है उसका इक्वेशन लगा के उसमें से एक्सेलेरेशन फाइंड करना पड़ेगा। एक्सेलेरेशन दिया नहीं आपको, एक्सेलेरेशन फाइंड करना पड़ेगा और फिर इस एक्सेलेरेशन का यूज करके हम n सेकंड्स में डिस्टेंस कितना ट्रैवल होता है उसका इक्वेशन लगाएंगे और 10 सेकंड में टोटल डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n सेकंड इज, हमें पता है ये इक्वेशन क्या होगा, dn इज इक्वल टू v0 प्लस a/2 एंड 2n-1, राइट। अब इसमें हमारी nth सेकंड यानी कि थर्ड सेकंड है और इसमें जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो 9 मीटर है, इनिशियल वेलोसिटी 1.5 है और एक्सेलेरेशन हमें फाइंड करना है। तो ये वैल्यूज इसमें पुटअप कर देते हैं हम पहले। dn क्या लिख दूं मैं, ये लिख देता हूं मैं 9 मीटर, v0 क्या है 1.5 प्लस a/2 और ये 2n-1, n लेना है आपको 3 यानी कि ये हो गया 6-1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5 इजिकल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2.5 a है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें से आपको अब एक्सेलेरेशन मिल सकता है a इजिकल टू 3, तो एक्सेलेरेशन a इजिकल टू 3 मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, यह आपको मिल गया। अब इस एक्सेलेरेशन का हम यूज करेंगे आगे टोटल डिस्टेंस 10 सेकंड का टोटल डिस्टेंस फाइंड करने में। तो मैं लिख लेता हूं, नाउ डिस्टेंस इन n सेकंड इज d इज इक्वल टू v0n प्लस 1/2 an स्क्वायर। आप समझ रहे हो कि मैंने यहाँ पे d इज इक्वल टू v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर में t इज इक्वल टू n लिखा है। अब इनिशियल वेलोसिटी v0 है 1.5, n यानी कि आपको यहाँ पे टोटल 10 सेकंड का डिस्टेंस फाइंड करना है। 1/2 a आपको मिल गया है 3 और n है 10 स्क्वायर, तो ये हो जाता है यहाँ पे 15 प्लस 100 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 यानी कि 150। तो आपको d की वैल्यू मिल जाएगी 165 मीटर। ये d आ गया टोटल 165 मीटर, यानी कि 10 सेकंड में जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो होगा 165 मीटर। ये था आपका पहला आंसर, एक्सेलेरेशन a इजकल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 10 सेकंड में टोटल डिस्टेंस d इजकल टू 165 मीटर। चलिए आगे देखते हैं एक और न्यूमेरिकल।
A car of mass 1000 kg moving with speed 100 km per hour applies a braking force of 50 kilonewton, and a truck of mass 15,000 kg moving with a speed 50 km per hour applies a braking force of 100 kilonewton. Find whose stopping distance will be less. देखिए यहां पे आपको ये कहा है कि एक कार है और एक ट्रक है जिसमें कार का मास, आप जरा देख लीजिए, कार का मास है 1000 किलोग्राम, जबकि जो ट्रक है उसका मास है 15,000 किलोग्राम, और कार की स्पीड है अभी 100 किलोमीटर पर आवर, जबकि ट्रक की स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। और कार ने जो ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई किया है, ब्रेकिंग फोर्स यानी कि ब्रेक लगाने के लिए जो ब्रेक से कार के ऊपर फोर्स लगता है वो ब्रेकिंग फोर्स, तो वो ब्रेकिंग फोर्स जो है वो है कार का 50 किलो न्यूटन, जबकि ट्रक का है 100 किलो न्यूटन। तो आपको ये फाइंड करना है कि किसका स्टॉपिंग डिस्टेंस कम होगा। चलिए पहले तो मैं यहां पे कार के लिए और यहां पे मैं ट्रक के लिए वैल्यूज लिख लेता हूं। देखिए कार का मास है उसको मैं m1 कह रहा हूं और मास है कितना 1000 किलोग्राम, और जो ट्रक है उसका मास है उसको मैं m2 कह रहा हूं और ये है 15,000 किलोग्राम। फिर कार का जो ब्रेकिंग फोर्स है इसको मैं F1 कह रहा हूं, तो ये है -50 किलो न्यूटन, यानी कि 50,000 -50,000 न्यूटन। देखिए ब्रेकिंग फोर्स है ना वो मोशन के अपोजिट लगता है, इसलिए इसको माइनस लेना चाहिए। ऐसे ही ट्रक का जो ब्रेकिंग फोर्स है वो F2 वो है -100 किलो न्यूटन, तो मैं इसको कह देता हूं -1 लाख न्यूटन। ठीक है, अब इसमें से आप इसका एक्सलेशन फाइंड कर सकते हो और फिर इसमें से हम स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो पहले मैं इसका एक्सलेशन फाइंड कर लेता हूं। एक्सलेशन A1 इजकल टू, आप जानते हो कि A इजकल टू F/m होता है ना, तो ये F1/m1 हो जाएगा। तो F1 कितना है यहाँ पे -50,000 डिवाइड बाय मास है इसका 1000। ठीक है, तो एक्सलेशन A1 आपको मिल रहा है यहाँ पे -50 मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ भी आप ले सकते हो A2 इजकल टू क्या हो जाएगा, ये F2/m2। तो F2 है -1 लाख और M2 कितना है 15,000। तो ये A2 मिल जाएगा आपको -6.67 जैसा लिख सकते हैं आप, मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ये हमें दोनों का एक्सलेशन मिल गया। और इसकी इनिशियल वेलोसिटीज जो है वो लिख लेते हैं हम। कार की V01 लिखेंगे और ट्रक की ऑब्वियसली V02 लिखेंगे। अब ये कितनी है जरा एक बार वापस देख लेते हैं हम। देखिए कार की इनिशियल वेलोसिटी है 100 किलोमीटर पर आवर और ट्रक की जो है वो है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसको हम अभी यहाँ पे लिख लेते हैं। कार की है 100 किलोमीटर पर आवर, तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो देखिए न्यूमरेटर में है किलोमीटर, तो उसका हो जाएगा मीटर कितना 1000, और डिनोमिनेटर में है आवर, तो इसका मीटर हो जाता है 3600। समझ रहे हो? तो अब ये मीटर पर सेकंड में मिल जाएगा और वो है 27.78 मीटर पर सेकंड। ये हो गया V01। अब V02 भी लिख लेते हैं, वो है 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि
आपको लेना है 50 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 3600। तो ये हो जाता है अभी 13.89 के आसपास आएगा ये मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाता है V02। और अब फाइंड कर लेते हैं हम स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए जो इक्वेशंस हैं पहले हम लिख लेते हैं। देखिए आपको याद होगा कि स्टॉपिंग डिस्टेंस का जो इक्वेशन है वो है ds इजकल टू माइनस V0 स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, अब कार के लिए ले रहे थे हम इसमें ds1 V0 1 स्क्वायर और 2a1 ऐसे लिख लेंगे। और ट्रक के लिए लिख लेते हैं अभी ds2 इजकल टू माइनस V0 2 स्क्वायर अपॉन 2a2। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज़ पुटअप कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल देता हूँ V01 की वैल्यू, और V01 की वैल्यू है 27.78 उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2a1। a1 कितना है इसमें -50। तो ये आंसर मिल जाएगा आपको प्लस 7.72 मीटर के आसपास। ये आ गया आपका पहला स्टॉपिंग डिस्टेंस जो कि कार का है। अब दूसरे में वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं हम। तो दूसरे में V02 जो है वो हमें मिल रहा है 13.89 उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2। और a2 कितना है इसमें, a2 है -6.67। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ds2 हमें मिल जाएगा प्लस 14.46 जैसा कुछ मीटर। तो ये मिल गया आपको ट्रक का स्टॉपिंग डिस्टेंस ds2। पहले मैं दोनों ही स्टॉपिंग डिस्टेंस को हाईलाइट कर लेता हूं और आप देख सकते हो यहाँ पे कौन ज़्यादा है और कौन कम है। यहाँ पे लिख लेते हैं हम हियर ds1 इज लेस देन ds2, यानी कि कार का स्टॉपिंग डिस्टेंस कम है। चलिए, आई होप के आज के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। देखिए बच्चों, बेसिकली आपको मेथड्स याद रखनी होती है, क्वेश्चंस आप याद नहीं रख सकते। क्वेश्चंस तो पूरा ओशन भरा पड़ा है इसका, लेकिन मेथड्स आपको याद रखनी है। आपको देखना है कि क्या ये मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर है तो आप उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का इक्वेशन लगा सकते हो। देखिए, स्टॉपिंग डिस्टेंस का केस भी दरअसल कांस्टेंट डी एक्सेलरेटेड मोशन ही है, तो इसमें हम कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन के इक्वेशन लगा सकते हैं, सिर्फ हमें ए नेगेटिव लेना पड़ता है। फिर फ्री फॉलिंग भी दरअसल कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का ही केस हुआ, सिर्फ इतना है कि इसमें इनिशियल वेलोसिटी v0 हम 0 ले लेते हैं। तो इस तरह से आपको देखना है कि क्या आपके क्वेश्चन में कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन है, तो आप कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन के इक्वेशन यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन अलग अलग ढंग से पूछा जा सकता है, बट बेसिकली मेथड वही रहती है। और साथ ही आपको बता दूं कि कुछ MCQ की प्रैक्टिस के लिए एक PDF की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ी है, आप उसे डाउनलोड करके उसका यूज कर सकते हैं। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं।